हाँ भाई। शुभम पटेल, गुड मॉर्निंग। पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी यानी AVFO ऑलरेडी नाम चेंज कर दिया है भाई ने। सचिन, तो थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा ये नाम हमको उच्चारण करने में। सचिन, गुड मॉर्निंग भाई। और शायद काफी बच्चे तो उठते नहीं है। राधे राधे अंशु। बहुत बच्चे उठते नहीं है, बाद में रिकॉर्डेड क्लासेस को देखते हैं। तो चलो, जो भी आए। हाँ भाई। तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम या एंजियोलॉजी पढ़ रहे थे। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को हमने दो भागों में डिवाइड किया था और ये भी बताया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम की उत्पत्ति क्यों हुई। यूनिसेल्युलर यानी एक कोशिकीय जीवों में चूंकि कोशिका की संपूर्ण सतह बाहरी वातावरण की संपर्क में रहती है, जहां से वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का लेना देना या पोषण लेना या देना, उत्सर्जी पदार्थों को बाहर छोड़ना, ये सब काम हो जाता है। लेकिन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म यानी बहुकोशिकीय जंतुओं में कुछ नलियां बनी, छोटी छोटी केशिकाएं बनी, और इन नलियों और केशिकाओं से वहां तक एक तरल पदार्थ पहुंचता है। उस तरल पदार्थ को कहते हैं लिक्विड पहुंचता है, जिसको कहते हैं अपन ब्लड। और पहुंचाने के लिए जो ऑर्गन है और ये पूरे ऑर्गन का सिस्टम है, उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड आता है, यानी हृदय, रक्तवाहिनियां और रक्त आता है। हृदय आपको पता है खोखला पेशीय अंग है, मजबूत होता है, और मजबूत पेशियां इसमें पाई जाती हैं। चूंकि इसका काम पंपिंग का है, यानी कि मजबूत का मतलब ऐसे नहीं है कि कोई हड्डी का या लोहे का बना है, हैं? वो कहते हैं दिल मजबूत है, वो ऐसा सिस्टम नहीं है। हार्ट की पोजीशन या लोकेशन देखें तो गाय में या काऊ में। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग रोशनी, इंडियाज। तो गाय में चूंकि गाय इस पोजीशन में होती है, और वक्षीय गुहा या थोरेसिक कैविटी जो होती है, इसकी तीसरी से लेकर के छठी रिब यानी इंटरकोस्टल स्पेस, दो पसलियों के बीच का जो स्पेस है उसको इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं। तो तीसरे इंटरकोस्टल स्पेस से लेकर के और छठे के बीच में ये स्थित होता है। हार्ट उल्टे शंकु की भांति स्थित होता है। जैसे सीधा शंकु तो ये हो गया और उल्टा शंकु ये हो गया। उल्टा शंकु मीन्स इसका जो बेस होता है वो ऊपर की तरफ होता है। बेस जो है वो आलिंदों का बना होता है, बेस चौड़ा होता है। इसका शीर्ष नीचे की तरफ होता है, शीर्ष को अपन एपेक्स कहते हैं। एपेक्स बना होता है वेंट्रिकल्स से। यानी कि हार्ट में हो गए चार चैम्बर। चार चैम्बर, दो ऊपर के और दो नीचे के। दो ऊपर के आलिंद कहलाते हैं, एट्रियम कहलाते हैं। दो नीचे के कहलाते हैं वेंट्रिकल्स। और दोनों ऊपरी भाग और नीचे भाग, एट्रियम और वेंट्रिकल्स को सेपरेट करने वाली जो सेप्टा होता है, जो पट होता है, उसको हम कहते हैं ओरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है। अब दोनों आलिंदों के बीच में जो सेप्टा है उसको कहते हैं इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। और दोनों वेंट्रिकल्स के बीच का जो सेप्टम है उसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर है? तो ये सेप्टा भी हो गए और ये चेम्बर्स भी हो गए। अब हम बात करते हैं कि हार्ट में दीवारें जो होती है हार्ट की, वो किस किस लेयर से बनी होती है। क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमने कल पढ़ा था उसी हिसाब से, तो हार्ट की जो वाल है या दीवार है या चारों तरफ का जो आवरण है, वो 3 लेयर से बना होता है। सबसे बाहरी पेरिकार्डियम, बीच वाला मायोकार्डियम और सबसे अंदर वाला एंडोकार्डियम। बाहरी जो पेरिकार्डियम है उसके भी दो पार्ट्स होते हैं, विसरल पेरिकार्डियम और पेराइटल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम को एपिकार्डियम भी कहते हैं। पेराइटल पेरिकार्डियम जो कि फाइब्रस और मजबूत होती है तुलनात्मक रूप से, उसको वो हृदय को ढकती है। मींस विसरल को एपिकार्डियम कह दिया और पेराइटल को
पेराइटल पेरिकार्डियम जो है एक फाइब्रस तंतु में संयोजी ऊतक की बनी हुई होती है। बीच वाला जो स्तर है उसको मायोकार्डियम कहते हैं। मायोकार्डियम में मसल्स होती हैं, पेशियां होती हैं और हार्ट को मजबूती देती है ये वाली लेयर। ये मसल्स बिना रुके बिना थके लगातार एम्ब्रियोनिक स्टेज से टिल डेथ लगातार ये वर्क करती हैं। और इन मसल्स में चूंकि मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं, बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं इन फाइबर्स में, इन कोशिकाओं में, मसल्स की कोशिकाओं में। चूंकि रेखित पेशियां है अतः हम यहाँ पर सार्कोमियर को इसकी इकाई मानेंगे। रेखित पेशी या स्ट्रेटेड मसल की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वो सार्कोमियर होती है। इनमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं जिस अवस्था को हम सिंसिटियम अवस्था कहते हैं। इन मसल्स को हम स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं। इनमें इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है और रेड मसल फाइबर पाए जाते हैं जिसमें थकावट नहीं होती है। सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसको एंडोकार्डियम कहते हैं, पतली होती है ये। अब हम बात करते हैं हार्ट में आवेगों का परिवहन। आवेग कैसे जाते हैं, तो इधर देखो, हमने इस तरह से हार्ट का डायग्राम बनाना सीख ही लिया था। और आपको पता है ओरिकल्स छोटे होते हैं, वेंट्रिकल्स बड़े होते हैं। यहां से हमने ऐसे नोड बनाया था, इसको हम कहते हैं राइट एट्रियम या दायां आलेंद। इसको कहते हैं लेफ्ट एट्रियम, इसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल, इसको कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां से आवेग या जो इंपल्स हैं वो शुरू होते हैं। और ऐसा हृदय, ऐसा हार्ट जिसमें आवेगों की शुरुआत ऐसे नोड से होती है, आवेगों की या इंपल्स की या इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत ऐसे नोड से होती है, उसको हम कहते हैं मायोजेनिक हृदय, मायोजेनिक हार्ट। और ऐसा हार्ट जिसमें इन इंपल्सेज की शुरुआत ब्रेन से होती है उनको हम न्यूरोजेनिक हार्ट कहते हैं, न्यूरोजेनिक हार्ट। तो देखिए इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि जो न्यूरोजेनिक हार्ट है उसका कंट्रोल ब्रेन के पास होता है, ब्रेन है और ये हार्ट है। जैसे निम्न श्रेणी के जंतु देखे हम, जैसे कॉकरोच है, कॉकरोच की बात करें या आर्थ्रोपोड्स की बात करें, तो आर्थ्रोपोड्स में जो ब्रेन है इससे नर्व जाती है हार्ट में, और हार्ट का बंद होना और चालू होना दिमाग के हाथ में है। अपने को अगर ये चीज दे दी जाए तो हम कभी भी बंद कर लें, कभी भी चालू कर लें, है हम भी प्रैक्टिकल करने लग जाए। कॉकरोच के पास ये होता है, वो जब चाहे इसको चला सकता है, बंद कर सकता है, लेकिन थोड़ी देर बंद रह गया तो फिर मामला साफ है। इसलिए अपने को ये पावर नहीं दी, लेकिन कोई बचता ही नहीं, गुस्सा आता हार्ट बंद कर रहा हूं, है। मायोजेनिक हार्ट है हमारा, यानी हृदय में जो इंपल्सेज या आवेगों का शुरुआत होती है वो ऐसे नोड में होती है। ऐसे नोड को हृदय का पेसमेकर कहते हैं। रात को बंद करके सो जाते, क्या काई की बचत होती, बिजली की बचत हो जाती क्या? अरे कुलदीप वर्मा जी, ऐसी बचत मत कर लेना कहीं, तो अपने न्यूरोजेनिक हार्ट दिया ही नहीं ना। ये कूदने उदने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना, तीसरी मंजिल से ये लटकना करना, ये इसको भी काहे को दुख देते। और नाना पाटेकर के डायलॉग भी बंद हो जाते हैं, मुझे लटका दिया जाएगा, है ऐसे ऐसे करूंगा। तो न्यूरोजेनिक जो हर्ट होता है वो किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है कॉकरोच और ऑर्थ्रोपोड्स में, यानी निम्न श्रेणी के जंतुओं में, ऑर्थ्रोपोड्स में। मायोजेनिक हार्ट की बात करें, मायोजेनिक में ये ऐसे नोड क्या होता है, ये पेशीय गुंडी होती है, मस्कुलर एक नोड होता है, पेशीय गुंडी होती है। इसको हम हार्ट ऑफ हार्ट या हृदय का हृदय कहते हैं, हृदय का हृदय भी कहते हैं, और हृदय का पेस मेकर या पेस का मतलब होता है गति निर्धारक, गति निर्धारक भी कहते हैं। यहां से स्पंदन की शुरुआत होकर के और ये एवी नोड में आती है। एवी, ये मैंने कल आपको समझा दिया था, एवी नोड ऐसे से कहा आ गई एवी नोड, और एवी नोड से यहाँ हिज के बंडल में आ गई। हिज के बंडल ऑफ हिज, ये मसल्स का एक समूह होता है। यहां से पेपिलरी पेशियों, पेपिलरी पेशियों तक आ गई ये आवेग या इंपल्स, ये बिजली आ गई यहां तक। और यहाँ पेपिलरी पेशियों में हुआ
जोरदार कॉन्ट्रैक्शन, इससे जुड़े हुए हैं परकिंजे फाइबर्स। परकिंजे फाइबर्स, पुरकिंजे तंतु या प्रकिंजे तंतु, इसमें संकुचन होता है जोरदार, इससे हार्ट का सिस्टोल डायस्टोल यानी हृदय की धड़कन चलती रहती है। यहां पर ध्यान देना, ये पुरकिंजे फाइबर्स तो हार्ट में होते हैं, पुरकिंजे सेल्स जो होती है ये होती है ब्रेन में, ठीक है, ये कहाँ होती है, दिमाग में होती है। इसके बाद हमने अगला छोटा सा पॉइंट लिया था, काफी इंपॉर्टेंट है, हृदय में रक्त का परिवहन। रक्त का परिवहन, चूंकि मैं कल की चीज बता रहा हूं इसलिए थोड़ा फास्ट बता रहा हूं। ये देखिए, ये हार्ट है, ऊपर से चौड़ा, नीचे से सकड़ा, जिसमें आलिंद बड़े, आलिंद छोटे और निलय बड़े होते हैं। ये एट्रियम, ये वेंट्रिकल्स, ये बड़े ये छोटे। यहां पर ये दाएं आलिंद में, राइट एट्रियम में, शरीर के पीछे वाले भाग से आती है पश्चिम महाशिरा, जिसको कहते हैं हम पोस्टीरियर वेना कैवा। पोस्टीरियर वेना कैवा, ये पोस्टीरियर वेना कैवा शरीर के पश्च भाग से अशुद्ध रक्त को लाती है और हार्ट के राइट एट्रियम में, दाएं आलिंद में डालती है। अशुद्ध को ला रही है, इम्प्योर को ला रही है, डीऑक्सीजनेटेड को ला रही है, इकट्ठा करके ला रही है, इकट्ठा करके ला रही है। और ये नली इसमें डाल रही है, इसको बड़ी वेन है, वेना कैवा का मतलब बड़ी वेन। और यहां अग्र महाशिरा यानी एंटीरियर वेना कैवा, इसको बोलते हैं एंटीरियर वेना कैवा, अग्र महाशिरा। ये शरीर के अग्रभाग से अशुद्ध रक्त को ला करके यहां डाल रही है। ये आलिंद और ये निलय, यानी दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में ये ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, त्रिवलनीय कपाट होता है, इस तरह से खुलता है तो ब्लड किधर से किधर जाएगा, ये अशुद्ध रक्त है तो ये यहां से यहां जाएगा, दाएं आलिंद से दाएं निलय में। अब दाएं निलय से यहां से एक रक्त वाहिनी निकलती है, जिसको हम बोलते हैं फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी। फुफ्फुसीय धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी। इस पल्मोनरी आर्टरी द्वारा इस ब्लड को कहां पहुंचा दिया जाता है, लंग्स में, ठीक है। लंग्स अब दूर नहीं होते भाई, लंग्स यही होते इसके दोनों तरफ, लेकिन हम थोड़ा सा दूर करके समझा रहे हैं, कहीं आप सोचो कि ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो, ये लंग्स तो जो है छोटे कर दिए, हार्ट बड़ा कर दिया, ऐसा नहीं होता। ये थोड़ा कैविटी है, इसमें दोनों तरफ दो बड़े बड़े लंग्स हैं, उनके बीच में आदमी की बात करें, मनुष्य की बात करें तो मुट्ठी के समान हृदय होता है। जितनी बड़ी आपकी मुट्ठी उतना बड़ा आपका हार्ट, और गाय में बड़ा होता है उसके शरीर के अनुपात में। तो यहां पर हम लंग्स में ले आए इस ब्लड को, और लंग्स में क्या हो गया, आपको पता है कूपिकाओं में गैसियस एक्सचेंज होता है O2 CO2, यानी इसमें ऑक्सीजन डाल दी गई। अब आपको ये भी पता है जो हीमोग्लोबिन अलग से होता है वो अशुद्ध होता है, उसका कलर हल्का सा नीला या बैंगनी होता है, बैंगनी कलर का होता है। लेकिन हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो उसको हम, उसका कलर भी चटक लाल हो जाता है, उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण आर्टरी में बहने वाला रक्त चटक लाल होता है। वेन में देखो, वेन में देखो खून, ये दिखाई दे रही है, वेन्स हल्का बैंगनी है क्योंकि हीमोग्लोबिन अकेला है, इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है। अब जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाती है तो उसका कलर बिल्कुल चेरी रेड हो जाता है। वो चेरी रेड कलर को, ये ब्लड यहाँ पर शुद्ध हो गया और इसको हम यहाँ ला रहे हैं वापस। तो लाने का काम कौन करता है, सिरा, और चूंकि फेफड़ों से ला रही है तो इसको कहते हैं हम फुफ्फुसीय सिरा। क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वेन बोलेंगे। अब पल्मोनरी वेन बाएं आलिंद में आकर के खुलती है, यहां पर आड़ी तिरछी पेशियों का ये समूह होता है। इस आड़ी तिरछी पेशियों के समूह को हम कहते हैं मस्कुलाई पेक्टिनेटाई। तो इस जगह को कहेंगे, इस संरचना को कहेंगे मस्कुलाई पेक्टिनेटाई। यहां ब्लड आ चुका है। अब चूंकि आपको पता है बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच जो वाल्व होता है उस वाल्व को हम मिट्रल वाल्व कहते हैं। और वाल्व का काम है एक दिशीय, यानी अब इधर खून आ गया तो वापस नहीं जाने देगा,
देखिए इस तरह से होते हैं, खून जाना है ऐसे खुल जाएंगे, ऊपर वापस नहीं आए इसलिए ये वापस बंद। टिक 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 चल रहा है। ये आ गया यहाँ खून, यहाँ आ गया शुद्ध रक्त। अब शुद्ध रक्त को हम रेड कलर से ला रहे हैं, ये आ गया साहब, आ गया। ये हृदय का सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसमें बीपी सबसे ज्यादा होता है। इसकी दीवार, ब्लड प्रेशर आपको पता है सबसे ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि इसको पूरे बॉडी को ब्लड को पंप करना पड़ता है। इसकी दीवार क्या होती है? वही ताजमहल की जैसी मोटी मोटी दीवारें होती है, मोटी मोटी दीवारें होती है। और अंदर की कैविटी आपको पता है अंडाकार है, दिख रही है आपको? अंदर की गुहा कैसी? गुहा अंडाकार है। इसकी गुहा आपने देखी, ये त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय है, ट्रायंगुलर है, और यहां से ब्लड को पंप किया जाता है जोरदार धमाके के साथ, और ये मोटी नली में जाएगा। इस मोटी नली को कहते हैं एरोटा। और ये पूरी बॉडी को शुद्ध रक्त यानी आर्टीरियल ब्लड पहुंचाता है। कौन? एरोटा या महाधमनी। ये महाधमनी। महाभारत, इंडियाज, सुन रहे हो? तो ये पहुंचा दिया इसने जोरदार संकुचन करके पूरी बॉडी में। अब ये तो हो गया आपके इस हार्ट के द्वारा कैसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कैसे चलाया जाता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, कि यहां से ब्लड लाया जाता है, यहां से फिर पहले फेफड़ों में भेजा जाता है, फेफड़ों से शुद्ध होकर के यहाँ आता है, और यहाँ से बॉडी में जाता है वापस से। इसको मैं एक बार और बोल देता हूँ, कान खोल करके थोड़ा सा सुनिए अच्छे से। शरीर के पश्च भाग से अशुद्ध रक्त को पश्च महाशिरा या पोस्टीरियर वेना कैवा दाएं अलिंद में लाती है। शरीर के अग्रभाग से अग्र महाशिरा अशुद्ध रक्त को दाएं अलिंद में लाती है। दाएं अलिंद यानी राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व द्वारा इस अशुद्ध रक्त को दाएं नीले में डाल दिया जाता है। दाएं नीले से फुफ्फुसीय धमनी या पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा इस रक्त को, इस अशुद्ध रक्त को शुद्धिकरण हेतु फेफड़ों में भेजा जाता है। यहां पर शुद्धिकरण या ऑक्सीजनेशन के बाद इस ब्लड को फुफ्फुसीय शिरा द्वारा, फुफ्फुसीय शिरा द्वारा पल्मोनरी आर्टरी द्वारा कहां पर लाया जाता है? बाएं अलिंद में लाया जाता है। बाएं अलिंद में जिस जगह पर फुफ्फुसीय शिरा खुलती है वहां आडी तिरछी पेशियों का समूह होता है, उसको मस्कुलाई पेक्टिनेटाई कहते हैं। यहां से इस अशुद्ध शुद्ध रक्त को, इस शुद्ध रक्त को मिट्रल कपाट या बाइकस्पिड वाल्व द्वारा बाएं नीले में डाल दिया जाता है। बाएं नीले की दीवार मोटी होती है, मजबूत होती है, हृदय का सबसे बड़ा भाग होता है, रक्तदाब सबसे ज्यादा होता है। तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन होता है जिसे एरोटा के द्वारा पूरे शरीर में ब्लड भेज दिया जाता है। बस यही पावर पूरे शरीर में काम करता रहता है। अब इस हार्ट की दीवार को पहुंचाने वाली, ब्लड पहुंचाने वाली जो आर्टरी होती है, उसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। उसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। चूंकि चित्र बन रहा है तो हमने आपको बताया भी था, इस कोरोनरी आर्टरी की दो ब्रांचेज होते हैं। भाई इसकी दीवार में भी तो ब्लड आएगा, तो इस कोरोनरी आर्टरी देखो ऐसे, इसकी दीवार में इसको भी तो ब्लड चाहिए। तो इस कोरोनरी आर्टरी के दो भाग होते हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। चूंकि लेफ्ट साइड बड़ी होती है, लेफ्ट साइड ज्यादा काम करती है, तो ज्यादा खून चाहिए इसको। तो इस लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी को में जब ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, इसमें रुकावट आ जाती है, तो हार्ट अटैक आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम विधवा धमनी या विडो आर्टरी कहते हैं। ये तो हो गया आपका हृदय में रक्त का परिवहन। इसके बाद हम बात करते हैं हार्ट की साउंड्स, हृदय की साउंड्स। क्या बोलेंगे? बोले तो हृदय की आवाजें, साउंड्स ऑफ हार्ट। कैसी कैसी साउंड्स आती है, कैसी कैसी आवाजें आती हैं दिल से? तो वो आपको पता होगा, दो तरह की आवाज आती है। एक तो लब, पहली, दूसरी डब।
कैसे कैसे आती है ये? लब वाली जो आवाज होती है, लब, डब, लब, डब, लब, डब, तो ये फर्स्ट साउंड कहलाती है। इसको S1 कह सकते हैं, साउंड फर्स्ट। ये सेकंड साउंड होती है डब। ये थोड़ी सी हल्की होती है, ये थोड़ी सी तीव्र होती है। ये कब आती है और ये कब आती है, तो मैं आपको बताता हूं वापस से। हार्ट में ये हार्ट है, और चूंकि मैंने इसमें आपको बताया था कौन कौन से वाल्व होते हैं, तो ये तो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, ये बाइकस्पिड वाल्व होता है। इनको हम आलिंद निलय वाल्व भी कहते हैं, आलिंद निलय कपाट, यानी आलिंद निलय कपाट, यानी इंग्लिश में कहेंगे ओरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टा, ओरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ओरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये सेप्टम जब बंद होते हैं तो आवाज आती है लब की, लब की, यानी आलिंद निलय कपाटों के बंद होने से, आलिंद निलय कपाटों से ये आवाज आती है। कब आती है? बंद होने से। और यहां पर जो दूसरी आवाज आ रही है डब की, तो वो डब एक तो आती है, ये एरोटा में यहां पर सेमी लूनर वाल्व होते हैं अर्धचंद्राकार, और ये पल्मोनरी जो आर्टरी होती है ये वाली, ये पल्मोनरी आर्टरी, इसमें भी यहां पर अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं। तो यहां जो साउंड हुई, ये हुई दोनों अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने से। अब ये तीव्र इसलिए होती है, आपको पता है मोटा पाइप है, मोटा पाइप है, प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर से भेज रहा है, तो प्रेशर से भेजने के बाद प्रेशर से ही वापस आना चाहता है, तो वो जोर से बंद होता है, डब की आवाज आती है, डब, लब, डब, लब, डब, लब, डब। तो ये दो साउंड है, S1 और S2 कहलाती है। लेकिन ध्यान रखना, गाय में, काऊ में दो साउंड और आती है, S3 और S4। तो तीसरी साउंड आपको केटल के हिसाब से ध्यान रखनी है S3, और चौथी ध्यान रखनी है S4। S3 जो साउंड आती है वो कहां से आती है? S3 साउंड आती है, ये जो दोनों वेंट्रिकल्स है ये भरते हैं, ये भरते हैं, तब ये साउंड आती है S3। और चौथी जो साउंड है वो है गाय के हार्ट के ओरिकल्स के संकुचित होने से। तो ये दोनों S3 और S4 भी गाय में डायग्नोस्टिक इंपोर्टेंस रखती हैं। यानी दो साउंड और आ गई, तीसरी कौन सी आ गई? वेंट्रिकल डायस्टोल की, वेंट्रिकल डायस्टोल की, यानी वेंट्रिकल भरेंगे तब ये साउंड आएगी। और अगली जो साउंड है S4, ये S4 आती है आर्टीरियल कॉन्ट्रैक्शन की, आलिंद संकुचन, आलिंद संकुचन, इसको बोलेंगे निलय शिथिलन। तो निलय जब ऐसे होंगे तो ये वाली S3, और आलिंद जब ऐसे होंगे तो ये S4। तो S3 और S4 का भी आपको ध्यान रखना है, हार्ट की साउंड्स। अब हार्ट साउंड्स ऑस्कल्टेशन द्वारा सुनी जाती है। ऑस्कल्टेशन के लिए स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप की खोज की थी रेने लेनेक ने, और इसको फोनेंडोस्कोप भी कहते हैं। ये बहुत सारी बीमारियों में डायग्नोस्टिक टूल है, बहुत सारी बीमारियों को पता चलता है। अब हमको इसमें ध्यान क्या रखना है? एक बीमारी होती है पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डियम में सूजन आना पेरिकार्डाइटिस कहलाता है। इसके तो कई कारण हो सकते हैं, कुछ पैथोलॉजिकल जो रीजन्स होते हैं, वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ठीक है, मेनी रीजन्स, कोई एक रीजन नहीं है। लेकिन एक बीमारी होती है ट्रोमेटिक रेटिकुलो, ट्रोमेटिक पेरिकार्डाइटिस या ट्रोमेटिक रेटिकुलो पेरिकार्डाइटिस।
ये वाली जो बीमारी होती है वो आपको पता है रेटिकुलम से कोई कील या नुकीली चीज पेरिकार्डियम तक पंचर करके पहुंचने से होती है। तो जब रेटिकुलम में पंचर किया, रेटिकुलाइटिस, और रेटिकुलम चूंकि हार्ट के पास होता है, बीच में मात्र एक डायफ्राम ही पड़ता है, तो रेटिकुलम में संकुचन होना जरूरी है। पशु जुगाली रेटिकुलम से करता है। रेटिकुलम में बार बार संकुचन चलते हैं, जानवर ने कील कांटा खा लिया, रेटिकुलम को पियर्स करते हुए, डायफ्राम को पियर्स करते हुए पेरिकार्डियम तक पहुंचता है। पेरिकार्डियम में धीरे 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 चूंकि हार्ट ऐसे करता रहता है, टच होएगा तो पेरिकार्डाइटिस हो जाएगा। पेरिकार्डाइटिस हो गया, इसके अंदर घुस भी सकता है। अब इस वाली समस्या में आपको ब्रिस्किट एडिमा मिलता है, ये आप आगे पढ़ोगे मेडिसिन में। दोनों जो अग्रपाद हैं, फोरलिम्स हैं, उनके बीच में यहाँ पर काफी सारी सूजन सी दिखाई देती है। तो ये तो बीमारी की बात हो गई। अब इसमें कैसी साउंड्स आती हैं तो उसको भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इसमें साउंड आती है वॉशिंग मशीन जैसी टर्बुलेंट साउंड। देखिए, टर्बुलेंस पहले तो आपने अगर छोटी क्लासों में फिजिक्स पढ़ी हो तो फिजिक्स में दो तरह का पानी का प्रवाह था, एक तो धारा रेखीय प्रवाह और एक विक्षुब्ध प्रवाह। पानी के अगर कण एक के पीछे एक आराम से शांति से ऐसे बह रहे हैं तो उसको कहते हैं हम धारा रेखीय प्रवाह, लीनियर लीनियर मोशन ऐसी होती है। और ऐसा अक्सर जब होता है जब आपने पानी का धोरा देखा होगा गांव में, जो खेत में जब वो भरा हुआ होता है और उसमें धीरे धीरे पानी चलता है ऐसे। और जब इसी धोरे को अगर हम कहीं नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स, जैसे एक नदी, समतल नदी बह रही है तो ऐसे बहेगी, और जहां पर मान लीजिए एनीकट या बांध आ गया, उस जगह पर जब उसका फ्लो बहुत तेज हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं विक्षुब्ध या टर्बुलेंट फ्लो। तो ये तो धारा रेखीय प्रवाह हो गया। अब विक्षुब्ध प्रवाह कैसे हो जाता है? तेजी से जब जो फ्लूइड फ्लो होता है तो उसका कोई ठिकाना नहीं होता, उसको बस जाना है। जाना है तो उसके पार्टिकल्स की मोशन ऐसी ऐसे ऐसे आड़ी तिरछी होगी, तो इसको बोलते हैं हम विक्षुब्ध विक्षुब्ध प्रवाह, या इसको बोलते हैं हम टर्बुलेंट टर्बुलेंट इफेक्ट। तो इस तरह से ब्लड आर्टरी में बहता है। अब यहां पर मैं टर्बुलेंट का नाम ले रहा हूं इसलिए, क्या होता है जब हार्ट में कोई समस्या आती है तो एक साउंड का, जैसे कि मैंने कल भी बताया था, मरमर मरमर की आवाज आती है। इस मरमर को फू फू की आवाज कहते हैं, फू फू की आवाज। ये मरमर कोई हिंदी शब्द नहीं है, ऐसे इंग्लिश शब्द है मरमर। कहीं आप सोच रहे हो गुरुजी क्या करें, मरमर, तो मरमर जो साउंड है इसको फू फू की आवाज कहते हैं। और ये स्टेथोस्कोप, वेटनरी वाला जो स्टेथोस्कोप होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, उससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं केटल में। तो मरमर जो साउंड है ये कब आती है? जब ब्लड का फ्लो टर्बुलेंट होता है, ब्लड फ्लो टर्बुलेंट होता है, यानी ऐसा तेजी का ब्लड प्रवाह होता है, एबनॉर्मलिटी होती है, तो इसको हम मरमर की साउंड कहते हैं। अब क्या होता है, जैसे वॉशिंग मशीन में अपन कपड़े धोते हैं तो जो ट्रोमेटिक रेटिकुलो पेरिकार्डिटिस होती है, हार्डवेयर डिजीज कहते हैं इसको, हार्डवेयर डिजीज। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें वॉशिंग मशीन में जैसे कपड़े धोते हैं ना, वैसी साउंड आती है, तो इसको बोलते हैं अपन वॉशिंग मशीन मरमर, वॉशिंग मशीन मरमर। जैसे वॉशिंग मशीन आपने चलाई, उसके जो जेट होते हैं उनमें से पानी ऐसे आता है, तो वो जो साउंड आती है वैसे स्टेथोस्कोप से हमको महसूस होती है हट की ये साउंड। या फिर हार्डवेयर डिजीज में एक दूसरी आवाज स्प्लासिंग की आती है।
स्प्लैशिंग की आवाज आती है, इसको बोलते हैं अपन छपाक की आवाज। जैसे कोई पानी के जोर से छींटे मार रहा है या पानी के अंदर ऐसे हाथों को जोर से ऐसे मार रहा है, उसको बोलते हैं छपाक छपाक छपाक। तो पानी के छींटों की या इस तरह की साउंड को अपन स्प्लैशिंग साउंड कहते हैं। तो ये भी ऑस्कल्टेशन पे पता चलता है। जैसे पानी की बोतल को हम खाली कर रहे हैं, तो वैसे वाटर बोतल साउंड भी कहते हैं इसको, वाटर बोतल साउंड। या फिर एक आवाज टिंकलिंग की आ सकती है इसमें, तो ये नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, टिंकलिंग की साउंड। टिंकलिंग को बोलते हैं अपन खनक की आवाज, खनक या फिर झंकार। जैसे कोई चीज बजती है, धीमी धीमी सी बजती है, तो खनक, सिक्कों की खनक, चांदी की खनक, सोने की खनक, या फिर इस तरह की थोड़ी सी मधुर सी आवाज आती है। और ये सब जो आवाजें हैं आपसे पूछे तो आपको भैया एक ही आंसर देना है, जो ट्रोमेटिक रेटिकुलो पेरिकार्डाइटिस या पेरिटोनाइटिस वाली जो कंडीशन होती है, इसमें जब ये कील पेरिटोनियम तक पहुंचती है तो पेरिटोनाइटिस, और पेरिकार्डियम तक पहुंच जाती है तो पेरिकार्डाइटिस इसको बोलते हैं। वाटर बॉटल साउंड या स्प्लैशिंग साउंड इसको कहते हैं। तो हार्ट की एबनॉर्मल साउंड भी आपने सुन ली है या आपने महसूस कर ली। गाय के हार्ट में 4 साउंड हमने आपको बताई। S1 को हम लब कहते हैं, S2 को लब कहते हैं, S2 को हम डब कहते हैं। एडिशनल 2 साउंड्स और होती हैं कैटल में। तो काफी सारी बीमारियों को डायग्नोसिस में अब होता क्या है, कौन सा हट को खोल के थोड़ी देखे, बाहर से भी हमको बीमारी का डायग्नोसिस करना आना चाहिए। तो ये 2 साउंड और होती हैं, S3 साउंड 3 एंड साउंड 4। तो ये तो हो गई हार्ट की साउंड। वापस से बता देता हूँ, हार्ट की मेजर मेनली अगर हम जनरल बात करें तो 2 साउंड आती है, लब और डब। लब आती है आलिंद निलय कपाट के बंद होने से, यानी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड कपाट के या वाल्व के बंद होने से। दूसरी साउंड आती है डब। डब तीव्र होती है। सेकंड साउंड होती है, तीखी ध्वनि होती है डब। तो डब वाली ध्वनि प्रेशर वाली चीज बंद होनी। अब प्रेशर वाली कौन सी है, प्रेशर वेंट्रिकल्स जो है वो पहुंचाते हैं ब्लड को, तो और आर्टरी की दीवार भी मोटी होती है, आर्टरी में ब्लड का प्रेशर भी ज्यादा होता है। पूरी बॉडी को पहुंचाना है, छोटी छोटी आर्ट्रियोल्स में पहुंचाना है, और इसी से आपको पता है पल्स जनरेट होती है। क्योंकि हार्ट सीधे सीधे ब्लड को किसमें धक्का देता है, आर्टरीज में। अब ये धक्का ऐसे झटकों में होता है, अगर मान लीजिए ऐसे सीधा प्रेशर से देता ना, जैसे मोटर प्रेशर देती है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, ये इस तरह से झटकों में। अब ये झटके यहां तक महसूस होते हैं, देखिए आर्टरी में आपने पल्स महसूस की होगी, तो इसी को हम नाड़ी या पल्स बोलते हैं। कि जैसे जैसे हार्ट धक्का देता है ब्लड का, तो फ्लो में आर्टरी की दीवारों पर प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे इसका डाया थोड़ा सा बढ़ता है और वो हमको फील होता है, और ये होगा तभी जिंदा है। तो ये हमने हार्ट साउंड आपको पढ़ा दी। हार्ट बाद आपको पढ़ना है धड़कन। धड़कन धड़कन, तो धड़कन को हम बोलते हैं बीट, और धड़कन मिलकर बनती है सिस्टोल से और डायस्टोल से। सिस्टोल क्या होता है, हृदय में संकुचन, और संकुचन से ब्लड, प्रंकुचन बोल दो संकुचन बोल दो, संकुचन से ब्लड बाहर जाएगा, इसको सिस्टोल बोलते हैं। डायस्टोल अनुशिथिलन या शिथिलन, अनुशिथिलन। चौड़ा होना डायस्टोल, सकड़ा सिस्टोल। डायस्टोल सिस्टोल, डायस्टोल सिस्टोल, डायस्टोल सिस्टोल, डायस्टोल सिस्टोल। और ये डायस्टोल और सिस्टोल मिलकर के क्या बना रही है, धड़कन। धड़कन बना रही है। अब देखिए 1 मिनट में गाय की धड़कन कितनी होती है, तो गाय की होती है 48 से लेकर के 84, 84। ठीक है, ये धड़कन होती है। और अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज 50 मान लो इसका, औसत रूप से 50-60 होती है साउंड्स। तो
अब काफी वेरिएशन हमने बताया, लेकिन आपको इसी के बीच यही ध्यान रखना है आपको। अगर हम बछड़े की बात करें, काफ की, तो बछड़े की जो साउंड होती है 100 से लेकर के 140 तक होती है पर मिनट, बीट्स पर मिनट। अगर हम घोड़े की बात करें, हॉर्स की, तो हॉर्स की जो होती है 28 से 40, और एलिफेंट की बात करें, हम हृदय की धड़कनों की बात कर रहे हैं 25 से लेकर के 40। यानी जो जो शरीर बड़ा हो रहा है त्यों त्यों धड़कन जो है वो घटती जा रही है। फिर हम एक साथ ही लिख लेते हैं। अगर सुअर की बात करें, सुअर के समान साइज होती है बकरी की, और बकरी के समान साइज होती है भेड़ की, और भेड़ के आसपास ही होता है कुत्ता। तो ये लगभग एक सी जैसी साइज वाले जो जीव होते हैं, इनकी हृदय की धड़कन आपको 70 से 80 पर मिनट ये याद रखनी है। ये फंडा है, सीधा सा नहीं, अलग अलग याद करोगे नहीं रह पाएगा। आपको मुर्गी की अलग से याद रखनी है, 191 से 354 बीट्स पर मिनट। अब आप इसको देखो अच्छे से, इसमें सबसे छोटा और सबसे ज्यादा, सबसे छोटा जो जीव है इसमें मुर्गी है। मुर्गी की हार्ट बीट देखिए बहुत ज्यादा है। यानी एक तो छोटे शरीर वाले जंतु की मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा होती है, तो हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट ये सब ज्यादा होती है। और हृदय की धड़कन लगभग श्वसन दर की चौगुनी होती है। हार्ट रेट लगभग रेस्पिरेटरी रेट या श्वसन दर की चौगुनी होती है। ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन एक आइडिया सा है, लगभग श्वसन दर की लगभग चौगुनी सी होती है। और जो जो उम्र बढ़ती जाती है, वयस्कता की ओर आता है बच्चा, वैसे वैसे हार्ट की बीट कम हो जाती है। जैसे जैसे छोटा बच्चा था, छोटे बच्चे में सबसे ज्यादा हार्ट बीट होती है। उसके बाद धीरे 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 उसकी उम्र में जो जो उम्र में वृद्धि होगी त्यों त्यों हार्ट बीट घटेगी। एक एडल्ट में हार्ट बीट जो है वो सबसे कम हो जाती है। दूसरी चीज, शरीर का साइज बढ़ने पर भी हार्ट बीट घटती है। छोटे शरीर वाले में हार्ट बीट ज्यादा, बड़े शरीर वाले में हार्ट बीट कम। ये आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से, क्लियर है? तो हार्ट बीट मिलकर के बनती है सिस्टोल और डायस्टोल से। अब यहां पर आपको बोवाइंस में कुछ हार्ट के पैरामीटर्स और ध्यान रखने हैं। जैसे हम बात करें कि हार्ट की जो बीट है ये सिस्टोल और डायस्टोल से मिलकर बनती है। और अगर हम 50 बीट माने एवरेज में काऊ में पर मिनट, अगर 50 बीट मानते हैं, तो चूंकि ये 60 सेकंड में ये 50 बीट हो रही है, तो लगभग हम 1 पॉइंट, हाँ भाई ये हो गया लगभग 1.2 लगा लो, सॉरी 0.8। और इतना ही हमारे हमारे हार्ट में होता है। मानव की अगर हम बात करें, तो मानव में देखो 72 बीट होती है 1 मिनट में। यानी कि अगर हम पर सेकंड लगाएं या रेट बताएं, तो ये हो गई 60/72। यानी एक धड़कन का समय, एक धड़कन का समय ये कितना हो गया, लगभग 0.8 सेकंड। ठीक है, तो यहां पर 0.8 सेकंड। तो कैटल में थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है, 1.2 सेकंड्स लगती हैं। यानी आपको 60 एवरेज में लगा के चलनी है। 50 तो बहुत थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि हम 48 प्लस 84 हमने बताया अपॉन 2 करते हैं, तो बीट लगभग ये हो जाएगी 8 8 और 4 12, यानी 120 या 128 के आसपास। तो ये हो जाएगी अबाउट 60 आप मान लो। तो यहां से हम बिल्कुल सही निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। कैटल में 60 अपॉन
50 यानी 50 धड़कन हो रही है, कितने सेकंड में हो रही है? 60, यानी 1.2 सेकंड में एक बीट होती है। ये मनुष्य की बीट होती है, हृदय की धड़कन 0.8 सेकंड में पॉसिबल है, और केटल में ये फर्क होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। अब चूंकि 1.2 में सिस्टोल और डायस्टोल दोनों हो गए हैं, सिस्टोल प्लस डायस्टोल दोनों हो गए हैं, यहां पर भी सिस्टोल और डायस्टोल 0.8 सेकंड में हो गए, तो जो सिस्टोल होता है वो 0.3 सेकंड का सिस्टोल होता है और 0.5 सेकंड का डायस्टोल होता है। ये सिस्टोल डायस्टोल हमने इस 0.8 को डिवाइड किया है, और ये होता है वेंट्रिकल्स का। अगर ओरिकल्स की बात करें तो 0.1 सेकंड और 0.7 सेकंड होता है। लेकिन ये देखिए, कोई नहीं पूछेगा मनुष्य का, मानव का आपसे नहीं पूछेगा। वेटनरी वाले हो तो आपको कैटल से मतलब है। तो कैटल में आपको ध्यान रखना है, ये जो हार्ट की बीट है वो ब्लड को पहुंचाने में बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान रखती है। अगर हम माने कि एक धड़कन में कैटल में 1.2 सेकंड का समय लगता है, तो एक बार में एक धड़कन में हार्ट के द्वारा बाहर ब्लड भेजा जाएगा, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और हम आपको बताना चाहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। जब हम इस स्ट्रोक वॉल्यूम यानी एक सिस्टोल में निकाले गए ब्लड की मात्रा को हम 60 से मल्टीप्लाई करें, तो उसको हम बोलते हैं कार्डियक कैपेसिटी या हृदय क्षमता। तो हृदय क्षमता की जो डेफिनेशन ये होती है कार्डियक कैपेसिटी की, कि 1 मिनट में हृदय द्वारा पंप किए गए ब्लड का वॉल्यूम 1 मिनट में। तो पहले हम स्ट्रोक वॉल्यूम पढ़ लेते हैं। स्ट्रोक आयतन या स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? एक धड़कन में हृदय द्वारा, धड़कन का मतलब एक धड़कन में एक ही सिस्टोल होगा, पंप किए गए ब्लड का वॉल्यूम, ब्लड का आयतन। अब देखिए, अगर हम मानव की बात करें, चूंकि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, मानव का 50 ml होता है। और अगर हम 150, और अगर हम बात करें किसकी? कैटल की, गाय की, तो गाय में जो होता है ये 500 ml से लेकर के 800 ml होता है। ठीक है, ये आधा लीटर से लेकर के लगभग 1.25 लीटर ब्लड एक बार में गाय पंप करती है, एक सिस्टोल में या एक धड़कन में। अगर हम इस ब्लड को हार्ट कैपेसिटी निकाले, हृदय की क्षमता, हार्ट कैपेसिटी, तो हार्ट कैपेसिटी की डेफिनेशन होती है 1 मिनट में, 1 मिनट, 1 मिनट में हृदय द्वारा पंप किए गए ब्लड का आयतन या ब्लड का वॉल्यूम। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए, अगर हम 500 ml को मल्टीप्लाई करें, 1 मिनट में हार्ट कितना पंप करता है, लगभग कितनी धड़कन बनाता है? लगभग 60 के आप आसपास हम मानते हैं। तो इसका हो गया 5 छका 30, यानी 30 लीटर से 40 लीटर, ये हार्ट कैपेसिटी होती है गाय की। और गाय में होता क्या है? ब्लड इतना ही तो होता है। ब्लड का आपको ध्यान रखना है, बॉडी वेट का कितना परसेंट होता है? कोई बताएगा भाई? अंशु ठाकुर, निशा जाट, कोई भी बच्चा ये बताए कि अगर हम ब्लड की बात करें तो शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है ब्लड? शरीर भार का, बॉडी वेट का कितना परसेंट होता है? ठीक है, 7 से 8% होता है, 7 to 8% होता है। तो हम अप्रोक्सीमेट लगा के चलते हैं कि एक गाय 400 किलो की होती है, तो 400 का 7
7.5% आप एवरेज लगा लो, यानी कि ये हो गया 30 लीटर। तो इस 30 लीटर को इस गाय के हृदय ने 1 मिनट में पंप कर दिया, यानी 1 मिनट में पंप कर दिया। वैसे ही हमारी बता रहा हूं, हमारे 1 मिनट में 72 बार धड़कता है हार्ट। तो 72 मल्टीप्लाई बाई ये भैया, ये इसको करेक्ट करो, 150 नहीं, ये 50 है। मानव का जो ब्लड का वॉल्यूम है, स्ट्रोक आयतन है, वो 50 ml है। चूंकि हम 50 मल्टीप्लाई बाई 72 करेंगे तो लगभग 5 लीटर, ठीक है। तो 5 लीटर आना चाहिए, 5 लीटर 4 लीटर के बीच आना चाहिए। तो 4 से 5 लीटर ही खून होता है वयस्क मनुष्य में। चूंकि हम 70 किलो वजन मानते हैं एक स्वस्थ मनुष्य में, तो 70 किलो का 7 से 8% यानी 7.5% कितना हो गया, लगभग 5 लीटर खून हो गया। तो जनरल से आइडिया बता रहा हूं, सब कुछ भूल जाओ तो क्या याद रखना है, अपने पूरे ब्लड 5 लीटर को अपना हार्ट 1 मिनट में पंप कर सकता है। कुछ भी भूल जाओ तो ये तो याद रखना। और गाय के कुल ब्लड यानी 30 से 40 लीटर को गाय का हार्ट 1 मिनट में बाहर निकाल सकता है, इतना सारा पंप करता है। तो ये टोटल ब्लड वॉल्यूम को हार्ट की कैपेसिटी 1 मिनट में पूरे को निकाल के फेंक देंगे। मींस एरोटा को आप काट दो तो पूरे ब्लड को 1 मिनट के अंदर, बशर्ते ये हार्ट चलना चाहिए। तो इसी से आपको पता होगा, जो मीट एनिमल्स होते हैं, मांस के लिए जो पाले जाते हैं जानवर, उनकी कंप्लीट ब्लीडिंग कराई जाती है। ये यहाँ से जो कैरोटिड आर्टरी है या जुगुलर आर्टरी, इसको कट किया जाता है। यहां से क्या है, ये पूरा ब्लड लगभग निकल जाता है। और ब्लड निकालने से मतलब ये है कि जो मीट एनिमल्स है या फूड एनिमल्स है, उनके मीट की जो संरक्षण का टाइम है, उसके प्रिजर्वेशन का टाइम है या उसके खराब होने का समय, वो बढ़ जाता है। झटका और हलाल दो मेथड होती हैं एनिमल स्लॉटर की, जिसमें झटका वाली से ज्यादा हलाल वाले को बेहतर माना है साइंटिफिकली दृष्टि से। भले उसमें पेन होता हो एनिमल को, लेकिन ब्लीडिंग के हिसाब से जो हलाल वाला जो मीट होता है उसमें ब्लड कम बचता है, क्योंकि उसमें हार्ट काम करता रहता है। झटका में चूंकि ब्रेन अलग हो जाता है, तो उसकी वजह से हार्ट का काम बंद हो जाता है बीच में ही, ठीक है। तो हार्ट पहले बंद हो जाएगा तो पूरी ब्लीडिंग नहीं हो पाएगी। मींस हलाल कंप्लीट ब्लीडिंग, झटका इनकम्प्लीट ब्लीडिंग। तो ब्लड जब भरा रह जाएगा मीट के अंदर या मसल्स में या शरीर के अंदर, तो ब्लड इज द गुड सोर्स ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। आपको पता होगा, दूध और खून दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दोनों में ही किसकी वृद्धि ज्यादा होती है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि ज्यादा होती है। तो ब्लड में सूक्ष्म जीव बहुत जल्दी पनप सकते हैं, उस मीट को स्पॉइल कर सकते हैं, इसलिए ब्लड पूरा ड्रेन आउट होना चाहिए। तो यहां से आप आइडिया आप अच्छा सा लगा पाएंगे कि 1 मिनट में ही गाय का पूरा ब्लड हार्ट निकाल देता है, और 1 मिनट में ही मनुष्य का पूरा ब्लड निकाल सकता है हार्ट। अब हम बात करते हैं धड़कन अगर मान लीजिए सामान्य से बढ़ जाती है, सामान्य से अगर धड़कन बढ़ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, आपको याद होगा, से बढ़ जाना। इसको बोलते हैं हम टेकिकार्डिया, टेकिकार्डिया। और अगर धड़कन घट जाती है उसको बोलते हैं ब्रेडीकार्डिया। हृदय की धड़कन सामान्य से बढ़ जाना, हार्ट रेट बढ़ जाना, टेकिकार्डिया। हृदय की धड़कन, वेरी गुड अजय राजपूत, कुलदीप वर्मा, सैन मालवीय। ब्रेडीकार्डिया, हृदय की धड़कन सामान्य से कम हो जाना, इसको बोलते हैं ब्रेडीकार्डिया। अब यहां पर 2-3 केमिकल्स होते हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना है। एड्रीनलिन, एड्रीनलिन को आपको पता है करो या मरो का हार्मोन कहते हैं, इसको एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। और एड्रिनल ग्लैंड से ये निकलता है। एड्रेनलिन हार्ट की बीट को बढ़ाएगा या घटाएगा,
बताओ भाई। एड्रेनलिन के बाद हम बात करते हैं एट्रोपिन। एट्रोपिन, या आपने वो सही सुना, वो एट्रोपिन सल्फेट वाला वही। ये एट्रोपिन एट्रोपा बेलोडोना से मिलता है। ये भी हृदय की धड़कन को क्या करता है, बढ़ाता है। तीसरा केमिकल एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन, ये एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, ये एसिटाइल कोलिन हृदय की बीट को कम करता है। ध्यान रखना, हृदय की धड़कन को कम करता है। बिल्कुल ठीक है अजय राजपूत। और अगर हम बात करें पिलोकार्पिन, तो ये भी क्या करता है, कम करता है। तो ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं, वो हृदय की धड़कन को बढ़ाते घटाते हैं। हम जनरल बात करें, कॉफी, कॉफी भी बढ़ाती है। तो कई कंडीशंस में कॉफी भी पिलाते हैं, और जैसे निकोटिन है, इससे भी बढ़ता है। तो हार्ट बीट, हृदय की धड़कन अगर सामान्य से ज्यादा हो जाए तो उसको टैकीकार्डिया कहते हैं, और कम हो जाए तो उसको ब्रेडीकार्डिया कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, वेगस नर्व, वेगस नर्व के स्टिम्युलेशन से, वेगस नर्व स्टिम्युलेशन से हृदय की धड़कन बढ़ेगी या घटेगी, इसका आंसर दें भाई। बिल्कुल 10th क्रेनियल नर्व है वेगस, और इसको अगर मैं स्टिमुलेट करूंगा, उद्दीप्त करूंगा, तो हृदय की धड़कन बढ़ेगी या घटेगी, बताओ भाई। बिल्कुल सही है अजय राजपूत का, क्योंकि वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेंगे तो ये एसिटाइल कोलिन निकालेगी। वेगस नर्व जब स्टिमुलेट होगी तो ये एसिटाइल कोलिन निकालेगी, और एसिटाइल कोलिन हार्ट की बीट को कम करेगा। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वेगस नर्व को काट दिया जाए तो रोशनी बताओ, हृदय की धड़कन बढ़ेगी या घटेगी। इसको कट कर दिया जाए तो हार्ट बीट कम होगी या बढ़ेगी। 10th cranial nerve which supplies blood, sorry, impulses to digestive system, पाचन तंत्र की तरफ ये जाती है वेगस नर्व। और आपने वेगस इंडाइजेशन का भी नाम सुना होगा। अगर, अरे भाई, कम कैसे हो जाएगी, हम इसको काट देंगे तो एसिटाइल कोलिन का प्रभाव घट जाएगा, और एसिटाइल कोलिन जब नहीं होगा तो हार्ट अनकंट्रोल ब्लीडिंग, बीटिंग करेगा, ब्लीडिंग नहीं, बीटिंग। अजय राजपूत ने सही बताया, बाकी सबने गलत बताया। अगर वेगस नर्व को कट कर दिया जाए तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी। ये ध्यान रखो, ये वेगस नर्व हार्ट को कंट्रोल रखती है, कंट्रोल रखती है। जो कंट्रोल रखने वाली चीज ही अगर मान लीजिए हट जाए, तो फिर वो कंट्रोल कैसे रहेगा, कंट्रोल नहीं रहेगा। तो अब मैं वापस से पूछ रहा हूं, बताइए, वेगस नर्व को स्टिमुलेट किया जाए तो ब्रेडिकार्डिया होगा या टेकिकार्डिया होगा। वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने से ब्रेडिकार्डिया होगा या टेकिकार्डिया होगा। फास्ट, थोड़ा सा दिमाग की घिसाई करो। ब्रेडी, गुड। अजय, अंशु, ठीक है दोनों का। शुभम का भी सही है। अब मैं कह रहा हूं, ब्रेड, अगर वेगस नर्व को कट कर दिया जाए तो क्या होगा, टेकी होगा या ब्रेडी होगा। बिल्कुल ठीक है कुलदीप वर्मा, ओम प्रकाश, बिल्कुल टेकी होगा। ठीक है शाम मालवीय। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ी सी इसी से संबंधित एक और है, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जिसको हम रक्तदाब कहते हैं। अब देखिए, जानवरों में कोई नहीं मेजर करता, बहुत कम मेजर करते हैं। इंसानों में बीपी बहुत इंपॉर्टेंट एक समस्या हो गई है, और ये दो तरह का होता है, एक तो कम बीपी और एक हाई बीपी। यानी एक को बोलते हैं हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन, यानी बीपी लो, कम बीपी। और एक होता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब होता है अधिक बीपी, सामान्य से अधिक अगर रक्तदाब है। बीपी का मतलब रक्तदाब। ये रक्तदाब क्या होता है, ये रक्त वाहिनी या ब्लड वेसल है, इसकी दीवार पर अंदर से लगाया दाब, यही ब्लड प्रेशर या बीपी कहलाता है।
जब ये बीपी सामान्य से ज्यादा हो जाता है तो इसको हाइपरटेंशन कहते हैं, और कम हो जाता है तो हाइपोटेंशन कहते हैं। ये हाइपरटेंशन की स्थिति पागलपन जैसी स्थिति होती है। हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए एक आयुर्वेदिक औषधि सर्पगंधा या रिसर्पिन काम में ली जाती है, रावोल्फिया सर्पेंटाइना से निकलती है। वो जरूरी नहीं है वही, ये तो आपके क्वेश्चन के लायक, एग्जाम के क्वेश्चन के लायक चीज है, ठीक है। और वैसे तो कितनी सारी टैबलेट्स आती है हाइपरटेंशन की, बहुत सारी। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर या सामान्य रक्तदाब क्या होता है। अगर हम इंसानों का बात करें, मानव की बात करें, तो मानव का तो आपको पता होगा 80-120 mm ऑफ Hg होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अगर हम गायों की बात करें या जानवरों की बात करें, तो गायों में जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 85 और सिस्टोलिक होता है 140। ये वाला जो है ये डायस्टोलिक होता है, डायस्टोलिक यानी डायस्टोल से जो ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है, ये सिस्टोलिक होता है। यानी ये उच्चतम ब्लड प्रेशर है, ये न्यूनतम ब्लड प्रेशर है, तो इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो ये गाय की बात कर रहे हैं। तो गाय में आपने देखा, अगर आप गाय का भूल जाओ तो आदमी का ध्यान रखना आदमी से थोड़ा ज्यादा है। यानी एक 45 साल के 50 साल के आदमी के जो नॉर्मल बीपी होता है वो लगभग एक गाय का ब्लड प्रेशर होता है सामान्य। घोड़े की बात करें तो घोड़े का भी इतना ही होता है लगभग, ये 85 से लेकर 130 तक होता है, थोड़ा सा गाय से कम होता है घोड़े का। हॉर्स का जो ब्लड प्रेशर होता है थोड़ा सा कम होता है। तो ये ब्लड प्रेशर या रक्तदाब क्या होता है, यहां महसूस किससे किया जाता है, ये आर्टरी से महसूस किया जाता है। अगर आदमी में देखें तो ब्रेकियल आर्टरी, यहां पर वो लगाया और स्फिग्मोमेनोमीटर से माप लिया। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो हमने धड़कन पढ़ ली, धड़कन के बाद हमने पढ़ लिया ब्लड प्रेशर या रक्तदाब। अब कुछ और पैरामीटर जैसे पल्स है, तो इसका भी ध्यान रखना। रक्त वाहिनियां यानी धमनियों से पल्स जो है ये मेजर की जाती है, धमनी से रिकॉर्ड की जाती है पल्स। पल्स का मतलब होता है नाड़ी दर, नाड़ी दर। और पल्स रेट आपसे ज्ञात करने की जगह पूछी जा सकती है। गाय में इसको मिडिल कॉक्सिजियल आर्टरी से ज्ञात किया जाता है। जैसे पूंछ है, पूंछ को पकड़ के नीचे की साइड में आप ऐसे फिंगर लगाएंगे और पूंछ के बीचों बीच में ऐसे अंगुली रखोगे तो आपको महसूस हो जाएगा। तो साइट आपको इंपॉर्टेंट है, साइट पूछी जा सकती है। काऊ में, एडल्ट काऊ में मिडिल कॉक्सिजियल आर्टरी, अगर मिडिल कॉक्सिजियल आर्टरी अगर ऑप्शन में नहीं है तो फेशियल आर्टरी आपको करना है, फेशियल आर्टरी, ठीक है। तो ये एडल्ट काऊ की बात होगी। अगर हम बात करें भेड़, बकरी, कुत्ता, ठीक है, और सुअर, इन सब में पिछली जांघों के अंदर हाथ दे करके, जैसे अंदर थाई के साइड में हाथ दे करके, और उससे ज्ञात की जाती है, तो उसको बोलते हैं हम फीमोरल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी। अभी हम नेक्स्ट क्लास में हम ये पूरी आर्टरी, वेन यानी ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे, धमनी शिरा, धमनी शिरा में अंतर, कौन से पार्ट को कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। तो ये फिमोरल आर्टरी जो है जांग में होती है, अंदर के साइड में, जो इंग्वाइनल रीजन है जांग के अंदर हाथ दे करके ऐसे, और वहां पर मेजर करते हैं, ठीक है। अगर हम घोड़े की बात करें तो घोड़े में मैक्सिलरी आर्टरी की जो एक्सटर्नल ब्रांच होती है उससे ज्ञात करते हैं। तो एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी, इससे हम पल्स रेट मेजर करते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना, घोड़े में एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी, और भेड़ बकरी और कुत्ता सुअर में फीमोरल आर्टरी, और काऊ में मिडिल कॉक्सिजियल आर्टरी।
अगर मान लीजिए कभी कभी मिडिल कॉक्सियल आर्टरी और फेशियल आर्टरी से नहीं मेजर करते हैं तो एक आर्टरी और होती है गर्दन में या गले में, इसको बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी जैसे अपने है ये कैरोटिड जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है, तो यहां से भी हम मेजर कर सकते हैं। तो आज इतना ही। कल की जो क्लास है हम उसमें पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स है हार्ट से रिलेटेड, उसके बाद हम फीटल सर्कुलेशन, और नेक्स्ट जो पोर्टल सिस्टम, और फिर इसमें एक रह जाता है ब्लड का, और एक टॉपिक रह जाता है शॉक का। ठीक है, याद करना भाई।